हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है फार्मेकोलॉजी का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोजन में क्या कि वो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। रिसेप्टर कौन कौन से? E1, E2, E3, ठीक है। अब रिसेप्टर पे हार्मोन्स के नाम ईस्ट्रॉन, ईस्ट्राडायोल। ये रिसेप्टर पे ये हार्मोन वर्क करते हैं, ईस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल, ठीक है। अब कौन से पीरियड पे कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मेजर हार्मोन कौन सा प्रेजेंट होता है? तो अगर ईस्ट्रॉन में देखें तो वो पोस्ट मेनोपॉजल में होता है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल में होगा। फिर ईस्ट्राडायोल रिप्रोडक्टिव एज में रहेगा, और ईस्ट्रायोल प्रेगनेंसी में रहेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी में रहेगा। तो अब कैसे याद रखेंगे? 1 लिखा है, 1 मतलब वो अकेली है, और मेनोपॉज के बाद अकेले ही रह जाते हैं, इसलिए 1, ठीक है। और ईस्ट्राडायोल 2 है, 2 मतलब रिप्रोडक्टिव एज, मैरिज एज तो वो 2 रहते हैं, तो 2 हो जाते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव एज ईस्ट्राडायोल मतलब रिप्रोडक्टिव के एज में ईस्ट्राडायोल का लेवल ज़्यादा रहता है, मेजर हार्मोन। ईस्ट्रायोल में क्या? प्रेगनेंसी 2 से 3 होने वाले रहते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में एस्ट्रायोल ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन वर्क किस पे करता है? एस्ट्रोजन वर्क्स ऑन, अब 3B याद रखना, ठीक है। 3B मतलब क्या? बोन याद रखना, बोन, ब्लड, ब्रेस्ट और 2 और चीज़, एंडोमेट्रियम और लीवर पे वर्क करता है, ठीक है। अब वो बोन में क्या करता है? बोन में ऑस्टियोक्लास्ट जो है, ऑस्टियोक्लास्ट को इनिबिट मतलब उसको रोकता है, उसका फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन ऑफ बोन बढ़ाता है, ठीक है। बोन का फॉर्मेशन बढ़ाता है, ऑस्टियोक्लास्ट को कम करता है। फिर ब्लड में क्या? वो HDL बढ़ाता है, ठीक है। मतलब गुड वर्क्स है ये सब, ठीक है। HDL बढ़ाता है। फिर ब्रेस्ट में क्या? ब्रेस्ट में इंक्रीज चांस ऑफ कैंसर बढ़ाता है वो, ठीक है। कैंसर के चांस बढ़ते हैं। फिर एंडोमेट्रियम के भी कैंसर को चांसेस बढ़ाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। लीवर में क्या करता है? वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवा सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कैसे करा रहा है वो? इंक्रीजेस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स को ब्लड में बढ़ा के वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ा देता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का अगर डिफिशिएंसी आने से क्या हो जाएगा? वजाइनल एट्रोफी हो जाएगी, और वेसोमेटर सिम्पैथी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब क्या कि हॉट फ्लैशेस फॉर एग्जांपल वो देखने मिलते हैं। अब ये कहाँ पे देखने मिलते हैं? आफ्टर मेनोपॉज जो है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस जो है उनमें वजाइनल एट्रोफी देखने मिलती है। मतलब जो सेल्स है उनका एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वेसोमोटर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हॉट फ्लैशेस आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये फंक्शंस पढ़ लिए, किस पे एक्ट करता है क्या। अब ड्रग्स पढ़ते हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर अब कितने टाइप से? एक तो पहला क्या है? सर्म्स है, सर्ड, स्टियर है, और एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर सबको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला क्या है? सर्म है। तो जो सर्म है, अब वो सर्म का फुल फॉर्म क्या है? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब ये क्या करते हैं? वो किसी ऑर्गन में वो अगोनिस्ट की जैसे काम करते हैं, और किसी ऑर्गन्स में एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या, मतलब ड्रग के नाम क्या है? रेलॉक्सीफेन, टेमोक्सीफेन, क्लोमीफेन, ऑस्पेमीफेन और मेलोक्सीफेन, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा क्या कि एस्ट्रोजन है, किस पे एक्ट करता है? ब्लड पे, बोन, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम और लीवर पे, ठीक है। लीवर पे।
और उसका फंक्शन क्या था, ये बोन फॉर्मेशन बढ़ाता है, HDL बढ़ाता है, ये ब्रेस्ट का कैंसर का चांसेस बढ़ाता है, कैंसर का चांसेस, इसमें भी कैंसर के चांसेस बढ़ाता है, और इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कराता है, ठीक है। अब अगर मैं आइडियल लिखूँ, आइडियल ड्रग कैसा होना चाहिए, वो ब्लड में फॉर्मेशन ऑफ बोन करवाना चाहिए, HDL बढ़ाना चाहिए, बट कैंसर के चांसेस कम करना चाहिए तीनों में, ठीक है, ये आइडियल है। अब जो पहला है क्या, रेलॉक्सीफेन क्या करता है, वो ऑलमोस्ट मोस्ट आइडियल है, क्लोज टू द आइडियल है। अब क्लोज टू द आइडियल है मतलब क्या, कि वो यही करता है, बट लास्ट का जो है वहाँ पे वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क रहता है, मतलब ये इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। क्या, रेलॉक्सीफेन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। तो और ये किस में यूज़ करते हैं हम, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें, क्योंकि ये HDL बढ़ा रहा है प्लस बोन मैरो फॉर्मेशन करवा रहा है, तो हम पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ कर सकते हैं, किसको, रेलॉक्सीफेन में। अब हम सेकेंड ग्रुप देखते हैं, जिसमें मतलब अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ना हो, ठीक है। बट अब क्या है सेकेंड ग्रुप में, टैमॉक्सीफेन, डोलॉक्सीफेन, टोरेमीफेन, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये लास्ट के दो पॉजिटिव होते हैं, मतलब लास्ट के दो मतलब क्या, ये एंडोमेट्रियल कैंसर और लीवर में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एज अ साइड इफ़ेक्ट रहता है। बट ये जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ा देता है और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एज अ साइड इफ़ेक्ट रहता है। अब थर्ड ग्रुप क्या है, ऑस्पेमीफेन, ठीक है, ऑस्पेमीफेन। अब ये क्या होता है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगोनिस्ट होता है, बट कहाँ पे, सिर्फ वजाइना में, ठीक है। ओ से ऑस्पेमीफेन, ओ से ओनली इन वजाइना, जो वजाइना में एस्ट्रोजन रिसेप्टर है वहाँ पे अगोनिस्ट रहता है। तो अब जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस में अट्रोफी देखने मिलती है, वजाइनल अट्रोफी, तो वजाइनल अट्रोफी क्यों आती है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाता है, उसकी वजह से वजाइनल अट्रोफी आता है। और अगर वजाइनल अट्रोफी हुई तो पेनफुल सेक्स होता है, मतलब पेनफुल इंटरकोर्स बोल सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज डिस्पैरेन्यूआ, ठीक है, डिस्पैरेन्यूआ। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऑस्पेमीफेन देते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है वजाइना में, ताकि पोस्ट मेनोपॉजल में वजाइनल एट्रोफी ना हो, ठीक है। ये हो गया, रेलॉक्सीफेन पढ़ा, टैमॉक्सीफेन पढ़ा, ऑस्पेमीफेन पढ़ा। अब फोर्थ क्या पढ़ते हैं, और मेलॉक्सीफेन को ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंटक्रोमैन, क्या बोलते हैं, सेंटक्रोमैन। और ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अभी पढ़ा कि सर्म्स मतलब कहीं पे वो अगोनिस्ट होंगे, कहीं पे एंटागोनिस्ट होंगे। अभी ये एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, तो ये कहाँ पे है, ये एंडोमेट्रियम में, ठीक है, एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब एस्ट्रोजन रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसका ये इस ड्रग को उनका फेमस नाम है सहेली, ठीक है, सहेली। क्या, लखनऊ में हुआ था, CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है क्लोमीफेन क्या बोल सकते हैं, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कहाँ पे पर, पिट्यूटरी में। अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, GnRH निकालता है। GnRH पिट्यूटरी में जाके क्या बोलता है, LH और FSH निकाल, ठीक है, LH और FSH निकाल। और ये LH और FSH क्या करते हैं, फिर एस्ट्रोजन निकालते हैं। अब अगर जब एक्सेस एस्ट्रोजन हो जाता है तो वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाके अब बोलते हैं कि अब बंद कर, अब LH FSH मत निकाल, तो ये फीडबैक इनिबिशन हुआ। तो अब एस्ट्रोजन, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, एंटागोनिस्ट एट पिट्यूटरी मतलब क्या, फीडबैक इनिबिशन होने ही नहीं देता, मतलब इसको रोक दिया उसने। तो अब अगर ये बढ़ा भी तो इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, मतलब LH बढ़ता ही जा रहा है, तो LH सर्ज हो सकती है। तो हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओव्यूलेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओव्यूलेशन क्या, जो ओवरी है वहाँ से जो ओव्यूलेशन होता है
ओवरी जो रिलीज़ होता है वो कब होता है, LH सर्च के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम ना। तो आप ये LH सर्च कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओव्यूलेशन में। एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी करके होती है, ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि LH बढ़ता ही नहीं, LH बढ़ता ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता ही नहीं, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है। अब ये इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी क्लोमिफेन देते हैं, ठीक है, क्लोमिफेन देते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली वो निकल रहे हैं एग्स, तो यहाँ से मल्टीपल प्रेगनेंसी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स आ सकते हैं, ठीक है। यही हो गया। अब हम सेकंड ग्रुप पे जाते हैं विच इज़ सर्ड्स। सर्म्स पढ़ लिया हमने अभी। सर्म्स में क्या क्या पढ़ा हमने, रेलॉक्सीफेन, टेमॉक्सीफेन, ऑस्पेमिफेन और मेलॉक्सीफेन, क्लोमिफेन। अब आता है सर्ड। सर्ड मतलब क्या, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, ठीक है, एस्ट्रोजन को काम ही करने नहीं देता वो। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, फुलवेस्टेरेंट। अब इसमें क्या, EST से क्या याद रखना, एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट, तो फुल्ली एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, फुल एस्टेरेंट, ठीक है, फुल एस्टेरेंट। तो अब ये क्या बोलते हैं, अब ये भी क्या कर रहा है, डाउन रेगुलेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी ये एस्ट्रोजन के वजह से ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस होते हैं ना। तो फिर उसके बाद क्या, हाँ, अब इसके पहले हमने सर्म्स में भी पढ़ा, सर्म्स में हमने टेमॉक्सीफेन करके पढ़ा। तो टेमॉक्सीफेन से बेटर ये है, क्यों, क्योंकि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे थे, हमने ब्लड, बोन और ब्रेस्ट, उसके नीचे एंडोमेट्रियम और लीवर पढ़ा। तो इससे क्या, एंडोमेट्रियल कैंसर और लीवर के थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ रहे थे। तो ये जो है साइड इफ़ेक्ट इधर नहीं देखने मिलते, जिसकी वजह से ये बेटर चॉइस है। और ये मोर एफिकेशियस है, लॉन्गर एक्टिंग और सेफ़र है, क्योंकि इसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और अगर टेमॉक्सीफेन रेजिस्टेंट आया तो भी हम फुलवेस्टेरेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड विच इज़ स्टीयर, ठीक है। स्टीयर का फुल फॉर्म क्या है, सेलेक्टिव टिश्यू एस्ट्रोजन एक्टिविटी रेगुलेटर। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो है, जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होता है अलग अलग डिफरेंट टिश्यू में, और उसका जो मेटाबोलाइट है वो जाता है, और वो अलग अलग जगह पे एगोनिस्ट बिहेव करता है और कहीं कहीं जगह पे वो एंटागोनिस्ट बिहेव करता है। बट यहाँ पे मेटाबोलाइट जाता है, और पहले तो वो ड्रग के ही थे ना, ठीक है, समझ रहे हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसके मेटाबोलाइट काम करते हैं, ठीक है, मेटाबोलाइट। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, टिबोलोन, ठीक है, टिबोलोन क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगोनिस्ट है, और ये कहाँ पे है, वजाइना में, टिबोलोन, ठीक है, वजाइना में। स्टीयर क्या है, सेलेक्टिव टिश्यू एस्ट्रोजन एक्टिविटी रेगुलेटर, ठीक है, सेलेक्टिव टिश्यू एस्ट्रोजन एक्टिविटी रेगुलेटर। कहीं पे उसके मेटाबोलाइट एगोनिस्ट बिहेव करेंगे, कहीं पे एंटागोनिस्ट। तो अब टिबोलोन है, टिबोलोन क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगोनिस्ट है, कहाँ पे, वजाइना में है। तो फिर ये क्या, वजाइना अट्रोफी को प्रिवेंट करेगा, क्या करता है, डिक्रीज, हमने उधर ही पढ़ा था, वेसोमोटर एक्शन मतलब क्या, उसके हॉट फ्लशेस एक्शंस जो है वो सबको डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज वेसोमोटर एक्शन। फिर डिक्रीजेस चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अब क्या बोल रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑब्वियसली एस्ट्रोजन के डिफिशिएंसी से होता है। तो अब इसका मतलब क्या कि अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगोनिस्ट दिया तो ऑस्टियोपोरोसिस भी कम करेगा, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक बेटर ऑप्शन है रिप्लेसमेंट थेरेपी को, इसका नाम होता है डिज़ाइनर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, डिज़ाइनर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये बेटर ऑप्शन है देन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट वन विच इज़ एरोमेटेज इनहिबिटर में क्या, अब एक पोस्ट मेनोपोजल वुमेन आई, ठीक है, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन आई, और पता चला से फाइंडिंग से कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, बट उसको तो एस्ट्रोजन निकलता ही नहीं,
एस्ट्रोजन मेन कॉज रहता है। तो फिर कैसे हुआ इनमें कैसे पोस्ट मेनोपॉजल में कैसे होता है, जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन उनके बॉडी में बढ़ता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं उनमें। तो अब हम क्या करेंगे, एरोमेटेज को इनिबिट कर देंगे, ठीक है, एरोमेटेज को इनिबिट करेंगे, मतलब एरोमेटेज इनिबिटर यूज़ करेंगे। और एरोमेटेज इनिबिटर कैसे काम करते हैं, वो एस्ट्रोजन फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको रोकते हैं, बट कहाँ के, पेरिफेरल टिश्यू में जो बनते हैं, ये भी पेरिफेरल टिश्यू में आता है ना। और जैसे कि ओवरी तो अभी पोस्ट मेनोपॉजल में नहीं रिलीज़ करता है, इसलिए वो पेरिफेरल टिश्यू के जो कन्वर्जन है, क्या ये वाले कन्वर्जन उनको इनिबिट करता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, नॉट इफ़ेक्टिव नहीं रहता है किसमें, प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, क्योंकि उनमें ओवरी के थ्रू आता है एस्ट्रोजन और ये पेरिफेरल टिश्यू पे काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब ड्रग के नाम एरोमेटेज इनिबिटर के क्या आएंगे, लेंट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्सेमेस्टेन, ठीक है। अब इसका दूसरा काम क्या है, ये ओव्यूलेशन इंडक्शन में भी काम आता है, मतलब ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है। अब बट ये कैसे, क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन कम कर रहा है, वो एस्ट्रोजन कम कर रहा है ना बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, फीडबैक इनिबिशन नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ता है तभी जाके एफएसएच कम, एलएच और एफएसएच कम होता है। तो एस्ट्रोजन कम हो गया जिसकी वजह से एलएच बढ़ जाएगा, एलएच बढ़ गया तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, इसलिए हम इसको पीसीओडी में यूज़ करते हैं और पीसीओडी में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अब पीसीओडी, तो लेट्स टॉक अबाउट पीसीओडी। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनकी, इरेगुलर साइकिल रहेगी उनकी, कभी भी आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी नहीं आती है, बहुत महीने बहुत गैप्स रहते हैं, इरेगुलर साइकिल है। फिर इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि उसके वजह से क्या, शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, हाइपरग्लाइसेमिक रहते हैं वो, वेट गेन हो जाता है उनको, वेट गेन होता है। थर्ड क्या, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। सिस्ट बन जाते हैं ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसका मतलब बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, इसलिए ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अब आता है क्या क्या देंगे। अब पहला क्या, इरेगुलर साइकिल थे, उसको इरेगुलर साइकिल को नॉर्मल साइकिल करने के लिए क्या दूंगी मैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दूँगी, ओसी पिल्स दे दूँगी उसे। फिर आता है, अब इंसुलिन है, तो इंसुलिन मतलब मैं उसको डायबिटीज़ रिलेटेड ड्रग मेटफॉर्मिन दे दूँगी, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज क्यों, एक्सरसाइज से उसका वेट लॉस भी होगा और उसकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी मेंटेन रहेगी। तो एक्सरसाइज इज़ द मेन थिंग यार, ठीक है। फिर आता है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो मैं इसको एरोमेटेज इनिबिटर दे दूँगी। एरोमेटेज इनिबिटर कौन कौन से हैं, लेंट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्सेमेस्टेन, ठीक है। अल्टरनेटिव ड्रग कौन सा है, क्लोमीफेन, हमने पढ़ा क्लोमीफेन, ठीक है। ये पूरा हो गया एस्ट्रोजन के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है, अब प्रोजेस्टेरॉन में जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, नॉरएथिनड्रोन, ठीक है, नॉरएथिनड्रोन और नॉरएथिनोड्रेल। सेकेंड में क्या आता है, नॉरजेस्ट्रॉन और एलएनजी मतलब क्या, लीवोनॉरजेस्ट्रॉन, ठीक है, लीवोनॉरजेस्ट्रॉन एलएनजी आती है, ठीक है। और थर्ड में क्या आता है, नॉरजेस्टिमेट आता है, जेस्टेडॉन आता है और ड्रोस्पेरिनॉन आता है, ठीक है। क्या क्या आता है, नॉरएथिनड्रोन आता है, नॉरएथिनोड्रेल आता है, नॉरजेस्ट्रॉल आता है, लीवोनॉरजेस्ट्रॉल आता है, नॉरजेस्टिमेट, जेस्टेडोन और ड्रोस्पेरिनॉन आता है, ठीक है, ड्रोस्पेरिनॉन आता है।
ठीक है। अब इसका क्या देखते हैं हम, इसका पोटेंसी देखते हैं। अब क्या, इसकी पोटेंसी देखते हैं और एंड्रोजेनिक एक्टिविटी देखती है। एंड्रोजेनिक एक्टिविटी ये मेल हार्मोन है किसमें, मेल्स में, जो उनके बियर्ड वगैरह लाता है, तो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी वही होती है उनमें, जो बियर्ड वगैरह आते हैं, वो जो मेल का वॉइस है वगैरह। तो पोटेंसी ऊपर से कम है, नीचे जाते जाते बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सबसे ज़्यादा डोस्पेरिनोन में एंड्रोजेनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट में रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद और इसमें थोड़ी सी, बट जो है ये एंटी एंड्रोजेनिक रहती है, मतलब इसमें रहती ही नहीं है एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी, और ये एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन में SPRM, विच इज़ सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, मीफेप्रिस्टोन, ओनाप्रिस्टोन और उलिप्रिस्टॉल, ठीक है। मीफेप्रिस्टोन, ओनाप्रिस्टोन, उलिप्रिस्टॉल। तो पहला क्या है, मीफेप्रिस्टोन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जो मीफेप्रिस्टोन है, तो मीफेप्रिस्टोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर जो है वो एंटागोनिस्ट है। अब ये किस में है, एंडोमेट्रियम में, ठीक है, एंडोमेट्रियम में। और ओके, और क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। क्या, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। पैग याद रख लेना, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, अब यूजेस इसके नाम में ही है, ठीक है। आता क्या है, मीफेप्रिस्टोन, ठीक है। अब एम से क्या आएगा, इट इज़ यूज्ड इन मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर पिल मतलब क्या कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, मतलब क्या, अगर इंटरकोर्स किया उसके सुबह ले सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन इंड्यूस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। फिर हम फाइब्रॉइड्स में भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, उसमें से क्या, मीफेप्रिस्टोन यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइब्रॉइड्स। फिर एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ करते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर का जो कैंसर होता है उसमें, क्या, ब्रेस्ट कैंसर और मेनिंजियोमा, ठीक है। उसके बाद आता है इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज़ करता है, स्टेरॉइड्स इंक्रीज़ करता है, जिसके वजह से कशिंग सिंड्रोम होता है ना, वो वाला, उसमें यूज़ है इसकी, कशिंग सिंड्रोम में। अब सेकंड क्या है, ओनाप्रिस्टोन। अब ओनाप्रिस्टोन से ओनली, ठीक है, ओनली में याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बट ओनली इन एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम में ही है। तो अब प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, तो हम इसको अबॉर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अबॉर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। PAG था, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे काम करता है, एंड्रोजन रिसेप्टर और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे काम नहीं करता है। अब थर्ड क्या आता है, उलिप्रिस्टॉल क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, वही मॉर्निंग आफ्टर पिल है ये, 30 mg सिंगल डोज लेते हैं, और इसको हम, इट कैन बी गिवन अप टू 120 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इसका मतलब क्या कि हम इसको मतलब इंटरकोर्स होने के 5 दिन तक ले मतलब अगर भूल गए और चौथे दिन पे ऐसे याद आया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स था, तो फिर हम चौथे 5वें दिन पे भी ले सकते हैं, एंड इट कैन वर्क, ओके। अब पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली
जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज। फिर जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन रिसेप्टर को, उसने स्टिमुलेट किया, फिर एक्शन आता है, ठीक है, जो भी एक्शन है, ठीक है। इसमें क्या एक होता है, पढ़ते और ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो खुद भी डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन रिसेप्टर को, ठीक है। क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। फिर जो DHT है वो एंड्रोजन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन खुद भी उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन के एक्शन देखते हैं। इसका एक्शन क्या है, इसमें याद रखना फिश, ठीक है, फिश से ये याद रखना फीडबैक इनिबिशन देता है। अगर उसने फीडबैक इनिबिशन दी तो उसके वजह से क्या होगा, इनिबिट रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है, GnRH कम करता है वो, ठीक है। फिर आता है आई का मतलब क्या, इंटरनल जेनिटालिया डेवलपमेंट, जो इंटरनल जेनिटालिया है उनका डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और हीमेटोपोइसिस, ओके। ये था टेस्टोस्टेरोन का। अब आता है DHT। अब DHT में क्या, DHT में याद रखना सेक्सुअल, ठीक है। अब चैप्टर भी उसी पर है, सेक्सुअल, ओके। तो अब सेक्सुअल में पहला क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है DHT, जैसे कि हेयर से, होर्सनेस है वॉइस में, ठीक है, वगैरह। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर यू से आता है यूरिन से क्या याद रखना, प्रोस्टेट ग्रोथ जो बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। एलोपेशिया मतलब क्या, लॉस ऑफ हेयर होता है, एल से लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, ये DHT कराता है, ठीक है। अब आता है ड्रग्स। अब इसमें क्या, यहाँ पे ये प्रोस्टेट की ग्रोथ बढ़ाता है, अब अगर हमें प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट करना है, वी वांट टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम इसका इनहिबिटर दे दे, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, या एंड्रोजन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट दे दे। तो पहला क्या पढ़ते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देखें, उसका एग्जाम्पल है, मतलब ड्रग के नाम फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड, ठीक है। फिर आता है एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या आएगा, फ्लूटामाइड, निलूटामाइड, बीकालूटामाइड, ठीक है। अब जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है वो इट इज़ यूज्ड इन BPH, ठीक है। अब क्या, DHT तो नहीं बन रहा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्जन नहीं हो रहा है, पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एंड्रोजन पे वर्क करता रहेगा, ठीक है। फिर आता है एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि रिसेप्टर को ही काम नहीं करने देता, तो फर्दर एक्शन ही नहीं होगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन और ये जो DHT है वो दोनों एंड्रोजन रिसेप्टर पे वर्क करके अपना फंक्शन दिखाते थे ना, तो अब एंड्रोजन रिसेप्टर ही वर्क नहीं कर रहा है, तो ये दोनों ही फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ करते हैं, मैलिग्नेंट कंडीशन में, ठीक है, और ये BPH में यूज़ करते हैं, ठीक है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। फिर आता है बोथ ऑफ देम कॉज इम्पोर्टेंस, ओके, इम्पोर्टेंसी कॉज कर सकते हैं एज दे आर रिड्यूसिंग, हार्मोन रिड्यूस कर रहे हैं ना, जिससे इम्पोर्टेंस आ सकता है। अब क्या, अब BPH पढ़ते हैं। BPH में क्या पढ़ेंगे कि दो चीज़, सिम्टम्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। सिम्टम्स को कंट्रोल मतलब क्या, कि अब ये प्रोस्टेट है, यहाँ पे जो उसका यूरिन यहाँ से जा रहा है, तो अब ये बढ़ रहा है, तो जिसके से प्रेशर दे रहा है ना, तो ये इसकी नैरोइंग हो जाएगी, नैरो हो जाएगा, जिसके वजह से क्या आ जाएगा, इरिटेटिव यूरेथ्रल सिम्टम्स, जैसे क्या, अर्जेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेशन, ठीक है। ये सिम्टम्स को रोकने के लिए इसको डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक मतलब क्या, डायनामिक सिम्टम्स मतलब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा 1 ब्लॉक कर देंगे। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर कौन कौन से हैं, टैंसोल्यूसिन है और सिलोडोसिन है, ठीक है।
और ये डायनामिक कंपोनेंट है। अब पढ़ते हैं प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट ग्रोथ को कम करने के लिए क्या देंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कौन से, फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। और ये स्टैटिक कंपोनेंट है, मतलब ग्रो होते जा रहा है ना, बट ये स्लो वर्क करता है, मतलब कुछ देने पड़ते हैं महीने साल तब जाके वर्क करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने फिनास्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड दिया, किसको दिया, बीपीएच पेशेंट को दिया। अब बीपीएच पेशेंट को दिया, उससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन किस में, डीएचटी में कन्वर्ट होता था, 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। और यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर, अब ये फॉर्मेशन नहीं होने देगा, पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो मतलब फिनास्टेराइड से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, डीएचटी कम हो जाता है। और बीपीएच का मार्कर कौन होता है, बीपीएच का मार्कर है पीएसए, विच इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और इसके भी लेवल को वो कम कर देता है फिनास्टेराइड, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, डीएचटी कम करता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो मार्कर है उसके भी लेवल को कम कर देता है, ठीक है। और ये जो फिनास्टेराइड है उसको मैं और कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, इसको मैं एंड्रोजेनाइटल एलोपेशिया में यूज़ कर सकती हूँ। एंड्रोजेनाइटल एलोपेशिया मतलब क्या, मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रही है उसको। तो और इसका साइड इफ़ेक्ट्स तो इम्पोर्टेंसी है, क्योंकि ये हार्मोन को कम कर रहा है, ठीक है। फिर आता है एनाबोलिक स्टेरॉइड, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड में पहले क्या, जो टेस्टोस्टेरोन है उसके दो वर्क है, एक एंड्रोजेनिक वर्क है और एक एनाबोलिक एक्शन है, ठीक है। एंड्रोजेनिक में क्या बोल सकते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, इम्पोटेंसी प्रिवेंट करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर, फिर उसके बाद जो हेयर्स वगैरह जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो। फिर जो एनाबोलिक एक्शन है इसका मेटाबॉलिक एक्शन, ठीक है, एनाबॉलिक एक्शन, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि बॉडी में ये दोनों का जो अमाउंट है नॉर्मली 1:1 के रेशियो में रहता है, दोनों इक्वली प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या, ऐसे ड्रग जिसमें एनाबॉलिक एक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंड्रोजेनिक, मतलब हमने ऐसा ड्रग बनाया जिसमें एनाबॉलिक एक्शन ज़्यादा रखा हमने, 1:3, मतलब मोर देन 3, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनाबॉलिक एक्शन मतलब क्या, कि वो मसल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ना, क्योंकि ये देखो ना टेस्टोस्टेरोन है, मेल का है, इम्पोर्टेंट हार्मोन है, तो मसल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इसलिए हम एनाबॉलिक का जो कंपोनेंट है वो बढ़ा रहे हैं और इसको कम रख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे इनको क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और एग्जांपल क्या है इसमें, नैंड्रोलॉन और स्टेनोजोलॉन, ठीक है, स्टेनोजोलॉन, ठीक है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट इसका हिपैटोटॉक्सिसिटी है, हिपैटोटॉक्सिसिटी। और इसको हम इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस में नहीं यूज़ करते क्योंकि ऑब्वियसली इसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी ऐसे ही कम है, ठीक है। और इसको हम डोप टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी दे देता है ना, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, क्योंकि मसल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करवा देता है, एनर्जी अच्छी खासी दे देती है। तो डोप टेस्ट करते हैं ऐसे एथलीट्स में, अगर ये ड्रग पाया गया उनके ब्लड में चेक करने पे, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।